जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ पंचायती राज के बारे में चर्चा। और ये आने वाले आपके एग्जाम जो एडीओ होने वाले हैं उसमें बहुत लाभकारी होगा, क्योंकि पंचायत से ही 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें इतने डिटेल से पढ़ने वाले हैं जितना आपके जो अधिनियम है पंचायती राज का, इतना मोटा अधिनियम है, बहुत मोटा अधिनियम, इतना मोटा। ठीक है, तो उतने मोटे अधिनियम से ही आपको पढ़ाया जा रहा है, किसी भी कोचिंग की बुक से हम नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोचिंग का बुक में गलत है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ओरिजिनल जो सोर्स है ना, पंचायती राज का जो ओरिजिनल सोर्स है, मैं आपको वहीं से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो और जितना डिटेल में कि एक एक धारा को एकदम डीपली नॉलेज। ठीक है, और इस तरह पढ़ाने के बाद भी आपको क्या कहना जाएगा, एमसीक्यूज के सॉल्व करने वाले हैं वो। ठीक है, वैसे एक दो वीडियो आपने हमारा पुराना देखे होंगे, तो उसमें देखे होंगे कि हम एक थ्योरी कंप्लीट करने के बाद उसमें एमसीक्यू भी कंप्लीट करते हैं। तो ठीक है, आज हम धारा 8 से स्टार्ट करेंगे, 8 से लेकर 13 तक आज हम कंप्लीट करेंगे। तो धारा 8 क्या कहलाता है, पंचायतों का गठन। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज में पंचायतों का गठन कब कहा गया। देखिए, पंचायत कहने का मतलब होता है आपके 3 स्तर, जनपद, जिला और ग्राम पंचायत, है ना। तो पंचायत हमारे इस पंचायती राज के हिसाब से 3 स्तर का है। ठीक है, तो धारा 8 क्या कहता है, देखिए धारा 8 का कहना है कि पंचायतों का गठन, ठीक है, तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। इस अधिनियम के अनुसार ये कहा गया है कि किसी भी राज्य में ना 3 पंचायतें होंगी, एक ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। देखिए इस प्रकार का मैं इसको हिराची बना रही हूँ। ये बड़ा मैंने मान लिया कि ये जिला पंचायत है, उसके अंदर एक छोटा मान लीजिए ये हमारा जनपद पंचायत है ना। या फिर इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर दूं, चल मान लेते हैं, है ना। और ये ग्राम पंचायत होगा। ठीक है, तो मैंने क्या क्या लिखा, ये देखिए। सबसे पहले हमारा राज्य होगा, है ना। मैं राज्य को फिर काउंट नहीं कर रहा हूँ। ये हमारा हो गया जिला पंचायत। ठीक है, जिला पंचायत। अंदर का लास्ट वाला, अंदर का जो मिडिल है वो हो गया हमारा जनपद पंचायत, जनपद पंचायत। और लास्ट हो जाएगा हमारा ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। ठीक है, तो जिला पंचायत बड़ा होगा। सबसे पहले स्टेट होगा, स्टेट को हम जिला में बांटते हैं, जिला को जनपद में बांटते हैं डेवलपमेंट में। वैसे तो तहसील, संभाग और बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम यदि डेवलपमेंट डिपार्ट देखा जाए तो सबसे पहले जिला, पहले स्टेट, स्टेट के बाद जिला, जिला के बाद जनपद, फिर ग्राम पंचायत। ठीक है, तो इस प्रकार से निकाय होते हैं। और ये तीनों जो निकाय को हम निगमित निकाय, मतलब यहाँ रुपयों का पैसा का लेन देन होता है, यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं। ठीक है, तो स्टेट को हमने पहले जिला में बांटा, जिला को वापस पुनः जनपद में बांटा, और जनपद को हम वापस ग्राम पंचायत में हमने बांट दिया। अमूमन एक हमारे छत्तीसगढ़ की बात करूं तो एक जनपद में कम से कम, है ना, 100 ग्राम पंचायत होते हैं, या 80 से 100 ग्राम पंचायत। ठीक है, 80 से 100 ग्राम पंचायत होते हैं एक जनपद में, 80 से 100 ग्राम पंचायत होते हैं। और जिला में, ठीक है, और जिला में लेके आपके कई कई में तो 2 ही जनपद है, कई में 3 जनपद है। तो ये आपके 3 से लेके 6-7 जनपद तक हो सकते हैं, है ना। ये वेरी करता है, ये फिक्स नहीं है। ठीक है, और हमारे जिला, हमारे राज्य में तो पता है अब फिलहाल 33 जिला हो चुका है। ठीक है, तो ये पढ़ना है आपको धारा 8 में। धारा 8 में बताया गया है कि 3 पंचायतों का गठित होगा। सबसे शीर्ष में होगा जिला पंचायत, मध्य में होगा जनपद पंचायत, और छोटे होगा ग्राम पंचायत। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए, कई बार ये राज्य की जनसंख्या के बारे में होता है। यदि राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, इनके से, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो 2 करोड़ से ऊपर है जनसंख्या, है ना। यदि इनकेस किसी राज्य में 20 लाख से जनसंख्या अगर कम है, तब की स्थिति में ये जो मध्यवर्ती पंचायत है, जनपद पंचायत, इसका निर्माण नहीं होगा। केवल राज्य को जिला में बांटा जाएगा, और जिला को और सारे ग्राम पंचायत को जिले के अंदर रख दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन में बस यही ट्रिक आपसे पूछेगा। ठीक है, यही चीज आपको पूछ देगा कि यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, तो उस जिला, उस राज्य में जनपद पंचायत निर्माण होगा या नहीं होगा, ये इसी को कूट भाषा में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम होती है, तो उस राज्य में जनपद पंचायत की गठन नहीं किया जाएगा।
ठीक है। तो ये हमारा धारा 8 कंप्लीट। धारा 8 से इससे ज्यादा प्रश्न पूछने की संभावना नहीं है। टोटल हेडिंग याद रख लीजिएगा, तो ग्राम पंचायतों का गठन बताया गया है, ठीक है। अब देखते हैं पंचायतों की अवधि बात की गई है। अवधि कहने का मतलब है, कई बार ये प्रश्न आपको घुमा फिरा के पूछेगा, यदि कोई एक सरपंच है, कोई पंच है, कोई सदस्य है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष है, उसकी कार्यकाल कितना तक होता है। तो जितना कार्यकाल पंचायत का होगा उतना ही उसके सदस्यों का होगा। कंडीशन एक है, ये वो अपने पद से हटाने दिया जाए या वो अपने पद से ना हटे। यदि वो अपने पद से नहीं हटते हैं, उनको अपने पद से नहीं हटाया जाता है किसी कारणवश, तब की स्थिति में वो जब तक पंचायत रहेगी तब तक उनका कार्यकाल रहेगा। या एक लाइन में हम ये कह सकते हैं कि अवधि पंचायतों की होती है, किसी भी सदस्य की, किसी भी जनप्रतिनिधियों का अवधि फिक्स नहीं होता है, उनका अवधि डिपेंड करता है पंचायत की अवधि पर। चलिए मान लेते हैं। अब देखते हैं, हम सबसे पहले हम आम चुनाव की बात करेंगे। आम चुनाव का मतलब होता है जब पूरा साल बीत जाने के बाद जो चुनाव होता है वो हमारा आम चुनाव कहलाता है। जैसे ये आम चुनाव की हम सबसे पहली बात करेंगे। आम चुनाव की बात करेंगे तो जैसे ही अगर आम चुनाव होगा तो उसका जो प्रथम सम्मेलन होगा, प्रथम सम्मेलन मतलब यदि हम ग्राम पंचायत के परिप्रेक्ष्य में देखें, ठीक है, मैं एक ग्राम पंचायत बना लेता हूँ। ये आम चुनाव है ना, आम लिखने के बाद में मैंने चुनाव लिखा नहीं है, आम चुनाव, ठीक है। तो एक ग्राम पंचायत में कौन होता है, तो एक हमारा प्रेसिडेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सरपंच कहते हैं। सरपंच, पंच और उप सरपंच, यदि इन तीनों का निर्वाचन हो चुका है, इसके बाद एक बैठक बुलाई जाती है ना, एक बैठक बुलाई जाती है, उसी को कहा जाता है प्रथम सम्मेलन, ठीक है, उसी को कहा जाता है प्रथम सम्मेलन। तो प्रथम सम्मेलन मान लेता हूं 1/1/2000 को हुआ। प्रथम सम्मेलन 1/1/2000 को हुआ। तो 1/1/2000 से 2000 कितना होगा, 2001 2 3 4 5, तो 1/1/2005 तक इसकी सीमा रहेगी। 1/1/2005 तक इसकी पंचायत का कार्यकाल होगा, ठीक है। सरपंच और पंच किस दिन चुनाव लड़के आए, किस दिन उन्होंने नामांकन भरा, किस दिन उनका आया रिजल्ट, है ना, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। किस दिन उन्होंने चुनाव लड़ा, किस दिन उनका रिजल्ट जारी हुआ, कौन जीता कौन हारा, इस डेट से कोई मतलब नहीं है। जब तक वो लोग प्रथम सम्मेलन में भाग नहीं लेते या जब तक प्रथम सम्मेलन नहीं हो जाता, तब तक उसका काउंटडाउन शुरू नहीं होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और ये ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, इवन आपके संसद में भी लागू होता है, संसद और विधानसभा में, ठीक है। तो ये जो प्रथम सम्मेलन की जो बैठक होती है, वहीं से इसकी काउंटिंग या फिर इसका जो समय है, कार्यकाल है, काउंटडाउन अब इसलिए दिया जाता है। देखिए ऐसा क्यों दिया होगा, है ना, देखिए जब भी अधिनियम लिखा जाता है तो कुछ ना कुछ उसके पीछे रीजन होता है, ठीक है। ऐसी अधिनियम नहीं लिखा गया है ना, इसके पीछे बहुत विद्वान लोगों ने लिखा है। ऐसा क्यों कहा गया है कि प्रथम सम्मेलन से ही गिना जाएगा, क्योंकि प्रथम सम्मेलन से ही सभी लोग अपना कार्यभार ग्रहण करते हैं। इनकेस ये कहा जाए, देखिए जैसे कोई सरकारी नौकरी वाला है, जब उसकी नौकरी लगेगी तो वो जाके अपना कार्यभार संभालेगा ना, सेम वही प्रक्रिया है, ठीक है। उसी को हम प्रथम सम्मेलन के नाम से जानते हैं। यदि कोई कर्मचारी की ड्यूटी लगती है तो वो संबंधित कार्यालय में जाकर एक आवेदन देता है कि मैं आज उपस्थित हो गया हूँ, इस दिन से आप आज का कार्यभार संभाल रहा हूँ, उस दिन की उसकी सैलरी बनना शुरू हो जाती है। वही सेम कंडीशन हमारे पंच सरपंच के ऊपर भी लागू हो जाता है, अध्यक्षों पर। प्रथम सम्मेलन में अपने पूरे जनपद, जिला पंचायत, जिस पंचायत के लोग इलेक्ट किए गए हैं, उस दिन से वहां से वो लोग कार्यभार ग्रहण कर लेते हैं, कार्य करना शुरू कर देते हैं। इसलिए उस दिन से 5 साल तक गिना जाता है। उससे यदि, हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 5 साल तक पूरा रहेगा। यदि शासन ने यदि विघटित नहीं किया है, तो देखिए एक और लाइन लिखा है, कभी कभी होता है कि शासन इसको विघटित कर देती है ना, विघटित करेगी तो वो 5 साल तक नहीं रहेगी, है ना। वैसे शासन बहुत कम विघटित कर देती है, कभी कभी ऐसे मामले आ जाते हैं कि उस पंचायत को विघटन करना पड़ जाता है तब की स्थिति में। लेकिन यदि पंचायत विघटित नहीं होती है तो उस पंचायत की जो अवधि है वो 5 साल तक रहेगी। अब क्या होगा, मान लेते इसमें सरपंच है, पंच है और उप सरपंच है। यदि इन तीनों के ऊपर कोई भी आपदा नहीं आया, यदि ये अपने कार्यकाल तक बने रहे,
तो इनका भी कार्यकाल 5 साल तक माना जाएगा। याद रखिए, प्रश्न में कभी भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि पंच सरपंच का कार्यकाल कितने दिन का होता है, ये कभी भी प्रश्न नहीं आएगा, है ना। कूट में आएगा तो कूट वाला गलत होगा। ये कहा जा सकता है यदि पंच सरपंच अपने यथावत अपने समय तक रहा और आम चुनाव रही तो उनका कार्यकाल कितने दिन का रहेगा, तो 5 साल का रहेगा। लेकिन यही यदि उपचुनाव हो गया, मान लेते हैं अब यहाँ लिखे है ना विघटित, यदि मान लेते हैं ये पंचायत 3 साल तक अच्छे से काम करी और किसी कारणवश सरकार ने उसको खत्म कर दिया, विघटित कर दिया, अब कहा कि फिर से चुनाव कराए, तो जो फिर से चुनाव होगा वो पूरे 5 साल के लिए नहीं होगा, शेष जो 2 साल के लिए बचा है ना, 5 साल में शेष जो 2 साल बचा है उसी 2 साल के लिए फिर से सरपंच पंच का चुनाव होगा, तो वो मात्र 2 साल की रहेगा। ऐसी स्थिति में सरपंच पंच और उप सरपंच का जो कार्यकाल है मात्र 2 साल का रहेगा। इसलिए कभी भी आपको जनप्रतिनिधि का कार्यकाल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। यदि पूछा जाएगा तो आपको गोलमोल जमा के पूछा जाएगा और उसको आपको फंसना नहीं है वहां पे, ठीक है। अब कुछ कंडीशन दिया गया है, ये देख लीजिए। विघटित होने से 6 माह पहले, ठीक है, विघटन होने पर 6 माह के भीतर, ये सब शब्द क्या है, मान लेते हैं यदि हमने कहा ना ये 1/1/2000 को बना था और 1/1/2005 को खत्म होना है, मान लेते हैं इसका जो विघटन है, जो विघटन है वो कब हो गया, विघटन हम इसको 6 महीने पहले कर देते हैं, 6 महीने पहले कर देते हैं। 6 महीने मान लेते हूँ कि ये हो गया हमारा 1/8/2004 को इसका विघटन हो गया, है ना। 1/4/2008 को इसका विघटित हो गया। ये जो पंचायत है इसका कार्यकाल कितने तक था, 1/1/2005 तक था। लेकिन ये जो पंचायत है 4-5 महीने पहले विघटित कर दी गई, तब क्या 6 महीने, क्या इस 4 महीने के लिए चुनाव होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यदि विघटित हो जाता है और आने ही वाला उसका समय 6 माह था, तब 6 माह पहले विघटित कर दिया गया, तब की स्थिति में चुनाव नहीं हो, ठीक है। 6 माह पहले विघटित हो गया तब की स्थिति में चुनाव नहीं होगा, वो सीधे अब आम चुनाव में उसका चुनाव होगा और आम चुनाव में उसको गिनती होगी, ठीक है। इसका टर्नओवर कितने दिन का था, 1/1/2005, लेकिन 4-5 महीने पहले ही किसी कारणवश वो पंचायत विघटित हो गई, तब की स्थिति में वो जो है चुनाव नहीं होगा। लेकिन यही विघटन 1/1/2004 को हो गया, तब क्योंकि अभी भी पंचायत का 1 साल बाकी है और हमने कहा है कि 6 महीना बाकी रहेगा तब हम चुनाव नहीं कराएंगे, लेकिन 1 साल बाकी है, तो ऐसी स्थिति में चुनाव तो कराना ही पड़ेगा। शायद ये जो मैं नीचे लिख रहा हूँ मेरे फेस के नीचे आ रहा है, थोड़ा देख लीजिए, मैं हट रहा हूँ, ठीक है। तो अब शायद मैं यहाँ नहीं लिखूंगा क्योंकि स्पेस मेरे पास कम पड़ जाता है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अब एक और पॉइंट है इसी में, इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें एक और पॉइंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कहा गया है कि जो ये चुनाव है, ठीक है, यदि ये विघटित होता है 1/1/2004 को यदि विघटित हो गया, तो जब से विघटित होगा तो 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। क्या कहा गया, 1/1/4 को, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 6 महीने में चुनाव कराना है, ठीक है। पंचायत का चुनाव है, छोटी चुनाव होगी तो ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 महीने के भीतर चुनाव हो जाता है, तो 6 महीने के भीतर उसको चुनाव कराना अनिवार्य है। यदि चुनाव कराना आवश्यक है, 6 महीने से ज्यादा समय टर्नओवर बचा है, तो 6 महीने के लिए आपको चुनाव कराना, 6 महीने के भीतर, ठीक है। तो क्या कहा हमने, विघटित होने के में यदि 6 माह पहले है तो चुनाव नहीं होगा, विघटित होने पर यदि बहुत सारा समय बचा है तो 6 माह के भीतर चुनाव कराना पड़ेगा, यदि विघटन से 6 माह शेष है तो चुनाव नहीं होगा, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट को समझिए, है ना, ये मैंने 2 पॉइंट आपको समझा दिया। यदि 6 माह शेष बचे तो चुनाव नहीं होगा और बहुत समय बचा है तो 6 माह के भीतर चुनाव करना है। अब देखिए अब क्या होगा, ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं सब कुछ एकदम सही सही चला, है ना, ये जितना मैं पीले कलर से लिखा हूं ना सबको हटा देता हूँ, क्योंकि प्रश्न आपको यही से पूछा जाएगा और यही आप फंस जाओगे, जवाब नहीं दे पाओगे एग्जाम में, ठीक है। मान लेते हैं भगवान की दया से, ऊपर वाले की दया से कुछ भी दिक्कत नहीं आया और एकदम मस्त चलते रहा ये, ठीक है। तो 1/1/5 को विघटित हो जाएगा, लेकिन हम ये वेट नहीं करेंगे कि 1/1/5 आएगा उसके बाद चुनाव कराएंगे, है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है।
यदि कोई पंचायत 1/1/2005 को विघटित हो रहा है या उसका कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो इसके कार्यकाल खत्म होने के 6 महीने पहले चुनाव खत्म करना है। मतलब चुनाव भी या फिर चुनाव में जो पद है, सरपंच है, उप सरपंच है, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, इनका पद 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं रहता। इसलिए कहा गया है कि समय से पहले आप चुनाव करा लीजिए। जैसे ही वो टर्न ओवर उसका खत्म होगा, 1/1/5 खत्म होगा, पुराने लोग चले जाएंगे, नए लोग फिर से आ जाएंगे, वो लोग अपना कार्यभार संभालेंगे। आशा करता हूँ कि ये तीनों बात आपको समझ में आया होगा, है ना। यदि समझ में नहीं आया तो मुझे आप नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उपचुनाव का कार्यकाल शेष समय के लिए होता है, इसलिए समय का विघटन तक, है ना, सदस्य का विघटन तक मतलब ये है कि सदस्य का भी जो कार्यकाल है शेष चुनाव के लिए जो समय है उसी के हिसाब से रहेगा। अगला है हमारा धारा नंबर 10, पंचायतों की स्थापना। ठीक है, देखिए ये 8 और ये जो 10 आपको सेम लग सकते हैं। 8 में क्या कहा गया है, पंचायतों का गठन किया जाएगा। 10 में कहते हैं कि पंचायतों की स्थापना की जाएगी। ठीक है, अब ग्राम या ग्रामों के समूह के लिए हम ग्राम पंचायत बनाएंगे। देखिए जैसे छोटा छोटा गांव, जैसे अब मैंने आपको पिछले वीडियो में जब ग्राम से पढ़ा था उसमें बताया था, तो छोटी छोटी गांव, जैसे छोटा छोटा गांव है, इसकी जनसंख्या है 400, इसकी जनसंख्या है 300, एक और जनसंख्या है 600 वाला। तो क्या प्रत्येक गांव में ग्राम पंचायत होगा, प्रत्येक गांव के लिए सरपंच होगा? ऐसा नहीं है। इस गांवों के समूह के लिए एक ग्राम पंचायत होगा, एक सरपंच होगा, एक उप सरपंच होगा और पंच होंगे। पंच तो सभी गांव में होंगे, लेकिन ग्राम पंचायत जो है, जो सरकारी संस्था है, वो एक होगी, क्योंकि यहाँ जनसंख्या का लोड कम है। ठीक है, तो एक गांव के लिए एक पंचायत हो सकता है, यदि एक से अधिक गांव के लिए भी एक पंचायत हो सकता है। इस बात को याद रखिएगा। हम जिलों को वापस खंड में बांटते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, ऐसा गोल घेरा बना के, ये मैंने बनाया था जिला, है ना। अब इस जिला को हमने क्या किया, वापस जनपद में बांट दिया, तो ये जनपद पंचायत में बांट दिया, और इस जनपद पंचायत को वापस हमने ग्राम पंचायत में बांट दिया। ठीक है, तो गांव का समूह के लिए ग्राम पंचायत है, जिले को खंड में बांटना है और राज्य को जिले में बांटना है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट धारा नहीं है, इसको उतना ज्यादा मत कीजिएगा। धारा नंबर 11 को विलोपित कर दिया गया है ना, शासन के द्वारा। तो धारा नंबर 11 आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और इसको पढ़ भी नहीं सकते क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, इसको हटा दिया गया है। धारा नंबर 12 देखते हैं। तो ग्राम पंचायतों को वार्डों में विभाजन, ग्राम पंचायत का वार्ड में विभाजन कैसे करते हैं, ये देखिए। ग्राम पंचायत का वार्ड में विभाजन, ये ग्राम पंचायत है ना, ये बहुत बड़ा ग्राम पंचायत है। अब इस ग्राम पंचायत को हम वार्ड में बांटेंगे। मतलब मान लेते हैं ये 1000 जनसंख्या वाला गांव है, इसको हम वार्डों में बांटेंगे। तो वार्ड में बांटने का मतलब होता है एक वार्ड में लगभग आपके 10 घर रहेंगे, 10 से 20 घर, है ना। और ये नियम में है कि आपको वार्ड ऐसे बांटना है ना, कि उसके घर लगातार हो। जैसे मान लेता हूं मैं, एक वार्ड है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 11, 12। कहा गया है कि आपको मिनिमम 10 वार्ड में बांटना है। क्या कहा गया है, मिनिमम 10 वार्ड में बांटना है, और अधिकतम 20 वार्ड। 20 वार्ड से आप ऊपर नहीं कर सकते और 10 से कम नहीं कर सकते। ठीक है, और अगला नियम जब हम बाद में पढ़ेंगे, निर्वाचन नियम, उसमें कहा गया है कि जो वार्ड का जो घरे हैं वो लगातार होना चाहिए। लगातार कैसे होना चाहिए, अब ये देखिए। ठीक है, लगातार कहने का मतलब ये है कि यहाँ कुछ कुछ गांव होगा, है ना, इस गांव में यहाँ कुछ घर होंगे, यहाँ कुछ घर होंगे, यहाँ कुछ घर होंगे, तो आपस में जो लगे हुए घर हैं भौगोलिक रूप से वो एक वार्ड में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ एक घर है और इस घर को हमने वार्ड नंबर 1 में रख दिया, मतलब इस छोर से उस छोर, ऐसा नहीं है। घरों का जो क्रम है वो लगातार होगा। ठीक है, लगातार होगा, जो घरों का जो क्रम है लगातार होगा। तो एक साथ में इतने को हम एक वार्ड मानेंगे, उसके बाद इसमें जितने घर होंगे इसको एक वार्ड मानेंगे। कहने का मतलब है सभी जो घर हैं उसको वार्ड क्रमांक जब किया जाएगा, घर का नंबर दिया जाएगा तो लगातार दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि गांव के एक छोर में एक घर है और दूसरे छोर में एक घर है, उसको दोनों को एक ही वार्ड में डाल दिए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो वार्ड में बांटना है सबसे पहले। अब यदि आपको धारा नंबर 12 से प्रश्न पूछेगा तो यही पूछेगा कि ग्राम पंचायत को या गांव को, एक ग्राम पंचायत को कितने वार्ड में बांटा जा सकता है। तो एक ग्राम पंचायत को
10 से 20 वार्ड में बांटा जा सकता है। इसका मतलब कुछ समझ में आया? फिर से आप यहाँ देंगे, मैंने अब क्या कहा था, जैसे छोटे छोटे गांव हैं, ये छोटे छोटे गांव हैं, यहाँ जनसंख्या 400 की है ना, और यहाँ जनसंख्या है मतलब 400, यहाँ 600, यहाँ 400। याद रखिएगा क्या कहा गया है कि ग्राम पंचायतों को वार्ड में बांटना है, ना कि ग्राम। इसका मतलब इन दोनों के लिए हमने एक ग्राम पंचायत बना दिया है। हो सकता है यहाँ 12 वार्ड हो, यहाँ 6 वार्ड हो, ठीक है। तो इन दोनों गांव को मिला के 20 से अधिक वार्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों गांव को मिला के 20 से अधिक वार्ड नहीं होना चाहिए और 10 से कम नहीं होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि जैसे एक गांव है, फिर दो दो गांव को मिला के बनाया गया है, इस गांव में भी 10 वार्ड, इस गांव में भी 10 वार्ड, ऐसा नहीं होगा, है ना। दोनों गांव मिला के मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 वार्ड होने चाहिए, ठीक है। और ग्राम पंचायत किसी एक ग्राम में होगा, जो मुख्यालय होगा ग्राम पंचायत का वो किसी एक गांव में, और सामान्यतः जो बड़ा गांव रहता है ना, जो बड़ा गांव है, समृद्ध गांव है, वहां ग्राम पंचायत का मुख्यालय दे दिया जाता है। कभी कभी जैसे 2 गांव हो गए तो कोई कोई मुख्यालय ग्राम पंचायत का, किसी आंगनबाड़ी का, ऐसे अलग अलग गांव में दिया जा सकता है। ये वहां का लोकल मैनेजमेंट है ये, ठीक है। तो याद रखना पड़ेगा, ऐसे घुमा के अगर प्रश्न पूछे तो ध्यान से आपको वार्ड पूरा प्रश्न बनाने हैं। अब आता है हमारा धारा नंबर 13, ग्राम पंचायत का गठन। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास कितना समय बचा है। 20 मिनट हो चुका है, ठीक है, 20 मिनट हो चुका है। तो क्योंकि ये अभी हमारा लंबा खिंचाने वाला है, लगभग 20 मिनट इनमें और लग जाएगा, तो बाकी हम नेक्स्ट जो क्लास है अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।